हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जी जो क्वेश्चन लेके आए हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2021 में जी 15 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट था। 2021 में क्वेश्चन ऐसा आया था 15 मार्क्स में, जो 3 पार्ट्स में बोला गया था। तीनों पार्ट्स 5-5 मार्क्स के थे और तीनों ही पार्ट्स लिखने ज़रूरी थे। तो क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कोई पार्ट आता था, किसी को कोई आता था, तो ऑब्वियस है 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंप्लीट होने से रहा। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि अगली बार भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सारे क्वेश्चन पेपर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, सीरीज तैयार कर रहे हैं। जैसे ही प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट होएगी, हम आपको एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सभी वीडियोस के लिंक भी दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब इंकर होते हैं, कब लगते हैं। जैसे हमारे अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पहले तो अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है उधार चुकाई। ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे, देखो क्या लिखा है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब इंकर होते हैं, कब इंकर होते हैं, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मतलब कमेंस करने से पहले, बिजनेस को एक्सटेंड करने से पहले। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो उससे पहले, या कोई न्यू बिजनेस सेटिंग अप अ न्यू यूनिट, तो आप अगर कोई न्यू यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो उससे पहले। इन तीनों सिचुएशंस में आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं, वो इंकर मतलब होते हैं, लगते हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस में अगर आप कमेंस करने से पहले, एक्सटेंड करने के लिए, न्यू यूनिट करने के लिए करते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द अमोर्टाइज, आर एलिजिबल टू बी अमोर्टाइज अंडर सेक्शन 35D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप लोग एलिजिबल माने जाते हैं। अब दैट इज द सिचुएशंस। अब हु इज एन एलिजिबल असेसी, इसके लिए एलिजिबल असेसी कौन कौन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इसके लिए असेसी कौन कौन एलिजिबल है जी। फर्स्टली इंडियन कंपनीज, इंडियन की जो इंडिया की कंपनीज हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाती हैं अमोर्टाइजेशन के लिए। और सेकेंडली वो पर्सन अदर देन, कंपनी को छोड़ के वो पर्सन जो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है, अदर देन अ पर्सन, अदर देन अ कंपनी हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस फॉर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी इंकर। क्या पर्पस है कि हमारे ऊपर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर मतलब लगते हैं। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं कौन कौन से पर्पसेस पे लगते हैं। जब हम लोग एक नया बिजनेस कमेंस करते हैं या उसको एक्सटेंड करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को, या कोई न्यू बिजनेस सेटअप करते हैं, तो इन दीज केसेस हमारे ऊपर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर होते हैं। वट आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट आर एलिजिबल टू बी अमोर्टाइज। कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जी जो कि एलिजिबल हैं, जिनको हम लोग अमोर्टाइज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन कौन से हैं दी। एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग। जैसे देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्विस सर्वे, या इंजीनियरिंग सर्विस रिपोर्ट। तो ये तो है पहला पॉइंट कि कैसे एक्सपेंडिचर जो है एलिजिबल होते हैं। तो ये फिजिकल रिपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई हमारा खर्चा हो रहा है तो ये हमारे अमोर्टाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, सर्विस रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों पे अगर हमारा कोई खर्चा हो रहा है तो वो हमारा एलिजिबल है अमोर्टाइजेशन के लिए। सेकेंडली लीगल चार्जेस, जो लीगल चार्जेस लगते हैं हमारे ड्राफ्टिंग नेसेसरी एग्रीमेंट के लिए, पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस, तो वो एलिजिबल होते हैं। अगर हमारे लीगल चार्जेस लग रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, तो दैट शुड ऑल्सो बी एलिजिबल। उसके बाद अगर हमारे कोई चार्जेस लग रहे हैं प्रिंटिंग दी डॉक्यूमेंट, जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए उनको प्रिंट करने के लिए, तो भी वो एलिजिबल हैं। अगर हमारे कोई चार्जेस लग रहे हैं जो कंपनी की ROC है उसको रजिस्टर करने के लिए, तो भी वो एलिजिबल है। मतलब इन्होंने बताया है बेसिकली कौन कौन से एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे अमोर्टाइजेशन के लिए। अगर हमारा कोई अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज या चार्जेस पे इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के रिलेटेड है, कोई प्रोस्पेक्टस हमने इशू किया है उसके कोई खर्चा पड़ा है, तो वो उस केस में हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। या कोई एनी अदर एक्सपेंसेस, तो इन सब जो कि नॉन डिडक्टेबल है। एनी अदर एक्सपेंसेस ये नहीं जिनकी डिडक्शंस मिलती हैं। जो एक्सपेंसेस नॉन डिडक्टेबल है, मतलब जिनके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है,
दैट इज एलिजिबल फॉर प्रिलिमिनरी अमोर्टाइजेशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद कौन कितना अमाउंट क्वालिफाई है डिडक्शन के लिए, इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, अमोर्टाइजेशन के लिए कितना अमाउंट क्वालिफाई है। तो एग्रीगेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रेफर टू इन क्लोज A to D अबव बट नॉट एक्सीड, देखो ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाला हमारा केस आएगा तो उसमें भी 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और सेकंड केस आता है कंपनी का केस, उसमें भी हमारा 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब लिखा भी वही है अगर ध्यान से देखें, बट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ ऑल असेसी, सभी असेसी के लिए, अदर देन कंपनीज को छोड़ के बाकी जितने भी असेसीज हैं, ठीक है जी। और इन केस ऑफ कंपनी देखा जाए तब भी ये 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट के केस में ये 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए और कंपनी के केस में भी ये 5% में एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है एंड द कैपिटल एम्प्लॉय है जो बिजनेस की कंपनी में, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, उसके बेस पे हमारा अमाउंट जो है वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जो भी दोनों में से बेनिफिशियल है कंपनी के लिए उसी बेस पे हमारा अमाउंट जो है क्वालिफाई होएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होएगा कि व्हाट